डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत और ईयू की मदर ऑफ डील आज एफटीए को लेकर आज होगी ऐतिहासिक समझौते की औपचारिक घोषणा। 90% से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने या समाप्त करने पर सहमति। भारत ईयू ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची। ट्रंप के मंत्री बोले, खुद अपने खिलाफ वॉर की फंडिंग कर रहा यूरोप। इस्तीफा भेजने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री अब हुए सस्पेंड। अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश कमिश्नर जांच करेंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने लगाए डीएम आवास पर करीब 45 मिनट तक बंधक बनाने के आरोप। प्रशासन ने किया आरोपों का खंडन। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का लिया निर्णय। बीकेटीसी अध्यक्ष ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए बताया जरूरी। फैसले पर मचा सियासी हंगामा। स्विस थिंक टैंक ने खोली पाकिस्तान की पोल। स्विस मिलिट्री थिंक टैंक सीएचपीएम ने 47 पन्नों की रिपोर्ट में कहा, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स से छुड़ा दिए छक्के। घुटनों के बल आए पाकिस्तान ने सीजफायर की लगाई थी गुहार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख लेकर, जहां मुक्त व्यापार समझौता पर डील पक्की। भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील आज ऐतिहासिक समझौते की औपचारिक घोषणा। आज 90% से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटेगा। कई वस्तुओं पर आयात शुल्क समाप्त करने पर बनी सहमति। एफटीए को लेकर लगभग 18 सालों से बातचीत चल रही थी। समझौते को लेकर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। शुल्क में कटौती और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा। भारत ईयू ट्रेड डील से अमेरिका को लगी मिर्ची। ट्रंप के मंत्री बोले, खुद अपने खिलाफ वॉर की फंडिंग कर रहा यूरोप। आपको बता दें, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आखिरकार मुक्त व्यापार समझौता को लेकर डील हो गई है। ईयू और भारत के बीच इसे लेकर लगभग 18 सालों से बातचीत चल रही थी, जो कि अब सफल हो गई है। इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। इस समझौते को लेकर बातचीत 2007 में शुरू हुई थी। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस ऐतिहासिक समझौते का औपचारिक घोषणा मंगलवार को की जाएगी, जबकि अंतिम हस्ताक्षर कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद किए जाएंगे। सचिव राजेश ने बताया कि समझौता के टेक्स्ट की लीगल स्क्रबिंग में 5 से 6 महीनों का समय लगेगा, जिसके बाद दोनों पक्ष इस समझौते पर आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। सरकार का अनुमान है कि अगले साल यह एफटीए लागू हो सकेगा। यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संतुलित और फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा कर दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना है। विशेषज्ञों के अनुसार इस डील से भारत के निर्यातकों, उद्योगों को और निवेशकों को यूरोपीय बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। वहीं यूरोपीय कंपनियों को भी भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में प्रवेश के नए अवसर मिलेंगे। वाणिज्य सचिव के मुताबिक इस समझौते को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह दोनों पक्षों के हितों का समान रूप से ध्यान रखे और किसी पक्ष पर असंतुलित प्रभाव न पड़े। यह लॉन्ग टर्म आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक सप्लाई चेन, निवेश और व्यापार के नए समीकरणों के बीच भारत ईयू सहयोग को नई दिशा देगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस एफटीए से दोनों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और यह भारत की वैश्विक व्यापार नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एफटीए के तहत दोनों पक्ष 90% से अधिक वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाने या समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जैसे सेवा क्षेत्रों में भी व्यापार को आसान बनाने के प्रावधान शामिल हैं। मौजूदा समय में ईयू द्वारा भारत से आने वाले सामान और लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर लगभग 10% आयात कर लगाया जाता है, जबकि सामान्य तौर पर यह शुल्क करीब 3.8% है। वहीं भारत की ओर से यूरोपीय वस्तुओं पर औसतन 9.3% का शुल्क है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स और उनके पार्ट्स पर सबसे अधिक 35.5%, प्लास्टिक्स पर 10.4% और रसायन तथा फार्मास्यूटिकल्स पर
9.9% शुल्क है। मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत दोनों पक्ष 90% से अधिक सामानों पर अपने आयात शुल्क को कम या समाप्त कर देते हैं। साथ ही यह सेवा क्षेत्रों जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से भी सरल नियम लागू करता है, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है। 2014 से आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑस्ट्रेलिया, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड, यूएई, ईएफटी और मॉरिशस के साथ 7 व्यापार संधियों को अंतिम रूप दिया है। उधर भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका नाराज दिख रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का कहना है कि यूरोप भारत से ट्रेड कर रूस यूक्रेन जंग को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जिस तरीके से भारत और यूरोपीय संघ के बीच डील हो गई है, वहीं अमेरिका को भी बड़ी मिर्ची लगी है, इसको लेकर क्या कहना है? दोनों देशों के बीच अब डील हो चुकी है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। लगातार जो धमकियां देते आ रही हैं और ट्रैफिक का मामला भारत और अमेरिका के बीच पेच फंसता जा रहा है। और तो भारत ने हम ऐसी कोशिशें की हैं कि ऐसे में न्यूजीलैंड के बाद अभी करने जा रहा है यूरोपियन यूनियन और जो व्यापार समझौता होगा वह एक के को जब माना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच डील फाइनल हो गई है और जिसे लेकर अब अमेरिका के मंत्री भी बोले हैं, वहीं अमेरिका को बड़ी मिर्ची लगी है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों का सिलसिला जारी है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी भी अटकी हुई है। इसे लेकर खुद अमेरिकी व्हाइट हाउस में ही घमासान मचा हुआ नजर आ रहा है। एक नए खुलासे से इस व्यापार समझौते के रुकने को लेकर रिपब्लिकन खेमे में तनाव की झलक देखने को मिली। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सीनेटर ने ही कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों को बातचीत में देरी के लिए दोषी ठहराया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉल की लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक क्रूज ने समर्थकों से कहा था कि वह भारत से व्यापार समझौते को सुरक्षित करने के लिए व्हाइट हाउस से जंग लड़ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि कौन इस ट्रेड डील का विरोध कर रहा है, तो उन्होंने सीधे पीटर नवारो, जेडी वेंस और कई बार ट्रंप का नाम लिया। रिपब्लिकन सूत्रों द्वारा आउटलेट को उपलब्ध कराई गई लीक ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्रूज कथित तौर पर कहा कि उन्होंने और कई रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पिछले साल अप्रैल में घोषित मुक्ति दिवस टैरिफ लागू करने से रोकने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि टैरिफ से कीमतें बढ़ सकती हैं और अमेरिकियों के रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट पर असर पड़ सकता है और इससे सीधे 2026 के मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। सीनेटर ने तर्क देते हुए यहां तक कि कह दिया ये कि इस तरह के नतीजों से रिपब्लिकन पार्टी व्हाइट हाउस और सीनेट दोनों पर अपना कंट्रोल खो सकती है और डेमोक्रेट्स सत्ता में आ सकते हैं। कुल मिलाकर इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने से रिपब्लिकन पार्टी के भीतर व्यापक मतभेद उजागर होते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के असर के चलते प्रमुख रिपब्लिकन नेता चुनाव में अपनी पकड़ खोने को लेकर चिंता में हैं। यह खुलासा भारत अमेरिका से व्यापार समझौते को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच हुआ, जिसमें करीब 5 महीने से 50% टैरिफ व्यवस्था अभी भी भारत पर लागू है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अलंकार अग्निहोत्री हुए सस्पेंड। इस्तीफा भेजने वाले अलंकार अग्निहोत्री अब हुए सस्पेंड। अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट की जांच करेंगे कमिश्नर। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने लगाए गंभीर आरोप। डीएम आवास पर करीब
45 मिनट तक बंधक बनाने का आरोप। प्रशासन ने किया आरोपों का खंडन। अभी मुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के नए नियम के विरोध में दिया था इस्तीफा। आपको बता दें, यूपी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अब उनके इस्तीफे के बाद निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच हुई है। शासन का कहना है कि प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी बरेली मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध रखा जाएगा। इस संबंध में विशेष सचिव स्तर से आदेश जारी हुआ है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस्तीफा के साथ उन्होंने जिला प्रशासन और जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जिलाधिकारी के आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन रोका रखा गया। उनका आरोप था कि बातचीत के बहाने उन्हें वहां बैठाए रखा गया और मानसिक दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया कि लखनऊ से आए एक फोन कॉल में दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि फोन पर कथित तौर पर कहा गया कि ब्राह्मण के बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं, इसे यहीं बिठा लो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। इन आरोपों के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे और पूरे प्रदेश में इस प्रकरण की चर्चा शुरू हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, कल जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी समय ये सनसनीखेज मामला ब्यूरो कृषि में उत्तर प्रदेश के आया थी, जब बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अपने इस्तीफे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य कहे जाते हैं, उनके साथ जो घटना हुई है वो ठीक नहीं थी। इसको लेकर उन्होंने विरोध जताया। साथ ही साथ जो यूजीसी पर नया बिल है उसको लेकर भी उन्होंने विरोध जताते हुए अपना इस्तीफा दिया। इसके बाद से कहीं न कहीं जो सियासत है प्रदेश की वो जारी है। इस बीच कई बार उनको मनाने की प्रयास भी किए, उनको समझाने की का प्रयास किया गया और कोई नतीजा न निकलने पर ये जो अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट है बरेली के, उनको निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ शामली के कलेक्टर ऑफिस में उनको अटैच किया गया है। इस पूरे मामले की जो पूरा प्रकरण हुआ है उसकी जांच जो मंडलायुक्त है बरेली के, उनको सौंपी गई है और अब इस जांच में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली चीज होगी और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आनंद, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को धार्मिक स्तर से भी जोड़ा जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो उन्होंने जिक्र किया है शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार हुआ उसको लेकर विरोध जताया है, उसको उस पे उन्होंने कहीं कहीं नाराजगी जताई। तो ये तमाम चीजें हैं, जो तमाम एंगल है जिसको लेकर जांच की जाएगी। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, चाहे वो बंधक बनाने की बात रही हो या तमाम जो दूसरे आरोप हैं, उसकी भी पूरी जांच की जाएगी और दोनों पक्षों की, यानी कि जो अलंकार अग्निहोत्री हैं उनका क्या पक्ष रहा है, वो किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया, क्या सच्चाई है, इसकी जांच होगी। साथ ही साथ जो प्रशासनिक जांच है दूसरी वो भी पूरी होगी और जो नतीजा आएगा उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है उनके इस्तीफे के बाद। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। बीकेटीसी के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में प्रतिबंध लगाने का निर्णय। बीकेटीसी के फैसले पर सियासत शुरू। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम और अपने अधीनस्थ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा के लिए मंदिर समिति प्रभावी कदम उठाएगी। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदार खंड से लेकर मानस खंड तक स्थापित मंदिर श्रृंखला में परंपरागत रूप से गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहा है, लेकिन गैर भाजपा सरकारों के समय इसका पालन ठीक से नहीं किया गया था। अब बीकेटीसी इस परंपरा को फिर से लागू करने के लिए कदम उठा रही है।
मंदिर समिति की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य सरकार और मंदिर समिति के समन्वय से देवभूमि की पवित्रता और परंपराओं की रक्षा की जाएगी। हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश भर में अवैध मज़ारों को हटाने की कार्यवाही का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम उत्तराखंड की धार्मिक अस्मिता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए आवश्यक है। वहीं बीकेटीसी के फैसले पर सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, जिस तरीके से बीकेटीसी ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है मंदिरों में, इसको लेकर और क्या जानकारी है? वहीं अब सियासत भी शुरू हो गई है। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, उनका एक बयान सामने आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व में जिस प्रकार से जो चार धाम के मंदिर हैं या उनके जो वैसे ही पवित्र मंदिर है, वहां पर पूरी तरह से जो गैर हिंदू थे उनके प्रवेश वर्जित था। तो उन्होंने कहा है कि क्यों ना इसको फिर से शुरू किया जाए। फिर से हम लोग जो आगामी जो बोर्ड बैठक होगी उसमें इसको प्रस्ताव को लेके आएंगे और प्रस्ताव के बाद जो है हम इसको पूरी तरह से जो भी कुछ कमियां अगर होंगी तो उसको पूरा कर हम इसको फिर से लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा। फिर अगर हम मुख्यमंत्री की पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया है कि पहले अगर हम कहें तो हरिद्वार के जो गंगा घाट हैं उनमें प्रवेश जो है वो वर्जित किया गया। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि चार धाम यात्रा में जो मंदिर है उनमें भी प्रवेश जो है वर्जित किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि ये जो भी परंपराएं हैं, परंपराओं के अनुरूप कार्य किया जाएगा और अगर परंपराएं ये बात कहती हैं तो उनका पालन किया जाना चाहिए। तो उत्तराखंड में है कि ये जो मंदिरों में प्रवेश को लेकर एक बयान सामने आने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कांग्रेस की तरफ से भी ये बयान सामने आ गया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है करण खैरा, उन्होंने कहा है कि संविधान से देश चलता है, ना कि हिटलर शाही से, सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से अन्य जो समाज है, फिर टिब्बी समाज की बात करें, क्योंकि वो उनका सीधे तौर पर अगर हम कहें तो चार धाम जो है बद्रीनाथ का मंदिर जो है उसमें भी उनका हस्तक्षेप रहता है उस समाज का। उसके साथ ही केदारनाथ में भी उसने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जिस तरह से हरिद्वार में है उसी तरह से चार धाम में भी होना चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, बीकेटीसी के मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया गया है। कल्याण डोंबिवली में ठाकरे गुट के नगर सेवकों के कथित तौर पर लापता होने का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। ठाकरे गुट के नगर सेवक मधुर महात्रे के पिता ने कल्याण के कोठम सेवड़ी पुलिस थाने में उद्धव ठाकरे गुट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिससे पूरे प्रकरण में सियासी हलचल तेज हो गई है। मधुर महात्रे के पिता का आरोप है कि उनका बेटा पूरी तरह सुरक्षित है और उनके संपर्क में है। इसके बावजूद उसे लापता बताकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी शिकायत के आधार पर उद्धव ठाकरे गुट के युवा सेना पदाधिकारी नीरज कुमार समेत 2 से 3 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले संजय राउत के निर्देश के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया था कि कल्याण डोंबिवली के 4 नगर सेवक और उनके परिजन संपर्क से बाहर हैं, जिसे लेकर पुलिस में शिकायत और इलाके में बेपत्ता पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि अब पिता की शिकायत के बाद मामला उलझता नजर आ रहा है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वजीत, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी, महाराष्ट्र में 28 नगर सेवक चुनाव के बाद जो मेयर पद को लेकर खींचतान जारी है और वहीं कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के उद्धव गढ़ के जो 4 नगर सेवक हैं वो नॉट रीचेबल हैं। हालांकि वो संपर्क से काफी संपर्क में नहीं है, जिसके खिलाफ जो है थाने के कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर अभी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और वहीं जिस तरह से चारों जो विधायक, चारों जो नगर सेवक हैं
वो पूरी तरह से अनरीचेबल बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में मेयर पद को लेकर लगातार सस्पेंस जारी है। ये 4 जो है पार्षद जिस तरह से गुमशुदगी की जो पोस्टर हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, तो इस पर राजनीति शुरू है। और मेयर पद के चुनाव तक ये मिसिंग रहते हैं या किसके संपर्क में है, और इनका सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जीत के बाद ये कहाँ का मूवमेंट किए थे और किन किन से फोन पे बात की गई थी, इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं मेयर पद के चुनाव को लेकर जो है एक तरफ से सस्पेंस बना हुआ है, और यहाँ पे 4 जो गुमशुदा पार्षद हैं उनको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है कि किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। हालांकि जीत उद्धव ठाकरे गठ के पार्टी से की गई है, लेकिन समर्थन किस पार्टी को देते हैं ताकि मेयर डोंबिवली में किसका बनता है, इस पे भी सस्पेंस जारी है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज देश भर में बैंकों की हड़ताल का ऐलान किया है और इसका असर बैंकिंग कामकाज पर देखने को मिल सकता है। यूनियन की डिमांड हफ्ते में 5 दिन का रूल तत्काल प्रभाव से लागू करने की है। मंगलवार को देश भर में बैंकिंग कामकाज पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 27 जनवरी को देश भर में हड़ताल करने का फैसला किया है। उनकी डिमांड है कि सप्ताह में 5 दिन के काम का नियम तुरंत लागू किया जाना चाहिए, जिससे बैंक कर्मचारियों को 2 दिन तक अवकाश मिल सके। बैंक यूनियनों के मुताबिक केंद्र सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन से लंबे समय से इस मुद्दे पर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक हमारी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां स्विस मिलिट्री थिंक टैंक सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज ने 47 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त हासिल की थी। 7 से 10 मई 2025 तक चले इस 88 घंटे के संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। स्विस मिलिट्री थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि वायुसेना ने राफेल और मिराज 2000 विमानों के जरिए बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद और मुरीदिक में लश्कर ए तैयब के मुख्यालयों को निशाना बनाया। पाकिस्तान द्वारा दागी गई PL-15 मिसाइलों और 900 से ज्यादा ड्रोनों के बावजूद भारत के S-400 और हवाई रक्षा नेटवर्क ने ज्यादातर खतरों को नाकाम कर दिया। 10 मई की तड़के 2 से 5 बजे के बीच भारत ने अपनी सीमा के अंदर से ब्रह्मोस और स्कैल्प इजी जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेस और रडार केंद्रों पर भीषण हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान, रडार और कमांडर सेंटर खत्म किए गए। रनवे तबाह होने की वजह से पाकिस्तानी वायुसेना के हाथ पांव फूल गए और दोपहर तक इस्लामाबाद को झुकते हुए युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। मिलिट्री इतिहासकार एड्रियन फोंटानेलाज द्वारा तैयार इस रिपोर्ट की समीक्षा स्विस वायु सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल सहित विशेषज्ञों के एक पैनल ने की है। रिपोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि भारत ने अपने राजनीतिक सैन्य मकसदों को सफलतापूर्वक हासिल किया। भारत ने न सिर्फ आतंकी ढांचे को दंडित किया, बल्कि पाकिस्तान की हवाई जवाबी क्षमता को भी शून्य कर दिया, जिससे संघर्ष आधुनिक युद्धों की तरह लंबा खींचने के बजाय जल्दी खत्म हो गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।